प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बिहार बोर्ड के कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे। ये हमारा चैप्टर 8 है और ये हमारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का बुक है और जिसका नाम है खाद्य सुरक्षा। आइए देखते हैं क्या है। माधोपुर गांव में रामू एक खेतिहर मजदूर है। रामू का सबसे बड़ा बेटा सोमू सरपंच के यहाँ 3 वर्षों से मवेशियों की देखभाल का काम करता है। सरपंच कभी कभार उसे कुछ पैसे देता है जो साल भर में कुल मिलाकर 1000 रुपये से भी रुपये भी नहीं हो पाते। सोमू के अलावा रामू के 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। उसने अपनी बड़ी बेटी कमला की शादी 3 वर्ष पूर्व ही कर दी थी, जब वह 16 वर्ष की थी। आज उसका भी 2 वर्ष का एक बच्चा है। दूसरी बेटी सरला अभी 14 वर्ष की है। वह जन्म से ही कमज़ोर है। जन्म के समय उसकी माँ भी काफ़ी कमज़ोर थी। सरला घर पर ही अपने 3 छोटे भाइयों की देखभाल करती है। रामू की पत्नी 3-4 घरों में चौका बर्तन का काम करती है। फसल के मौसम में वह खेतों में काम कर कुछ रुपए कमा लेती है। जब कमला दोबारा गर्भवती हुई, तब से उसकी तबीयत लगातार खराब होने लगी। बच्चा भी कमज़ोर पैदा होने के कारण जन्म के कुछ ही दिनों के बाद गुजर गया। इस साल वर्षा न होने के कारण गांव में खेती का काम नहीं के बराबर है। पहले रामू खेती का काम न मिलने पर गांव के ही ईंट भट्टे पर काम करने चला जाता था, लेकिन अब उसके शरीर से भी अधिक मेहनत का काम नहीं हो पाता। यह तो होना ही था। जब तुम कुपोषित हो तो तुम्हारा बच्चा स्वस्थ कैसे होता। घर की माली हालत बिगड़ने पर बड़ा बेटा सोमू नौकरी की तलाश में शहर चला गया, लेकिन वहाँ भी उसे कई लोगों ने अवयस्क कहकर काम देने से इनकार कर दिया। सोमू 18 वर्ष का होने के बावजूद 14 से 15 वर्ष से अधिक का नहीं दिखता है। किसी तरह उसे एक होटल में 500 रुपये महीना की नौकरी मिली। इनमें से अधिकांश रुपये वह अपनी माँ के इलाज और छोटे भाई बहनों की देखभाल के लिए गांव भेजता है। इधर कुछ दिनों से सोमू की तबीयत भी ठीक नहीं है। लंबे समय से परिवार को ऊपर दी गई रामू की कहानी सिर्फ उस अकेले की कहानी नहीं है। हमारे देश में कई ऐसे परिवार गांवों, कस्बों, शहरों और आस पड़ोस में आसानी से दिख जाएंगे। कुछ लोगों की स्थिति तो इनसे भी और भी दयनीय होती है। इस तरह के परिवार जिनके सदस्यों को बहुत लंबे समय तक पर्याप्त व पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता, वह जो अपने कुपोषण की वजह से उत्पन्न कमजोरी अपने आने वाले संतान को भी देते हैं, उन्हें चिरकालिक भूख से ग्रस्त कहा जाता है। इसलिए ऐसे परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। कुपोषण शरीर के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त आहार का लंबे समय तक न मिल पाना ही कुपोषण कहलाता है। कुपोषित माता पिता कुपोषित बच्चे को जन्म देते हैं। कुपोषित बच्चे अपनी उम्र से कम दिखते हैं और उनका विकास रुक जाता है। आयु के अनुसार बच्चों के वजन और लंबाई में जिस अनुपात में वृद्धि होनी चाहिए, उसमें असंतुलन आ जाता है। साथ ही उनके रोग प्रतिरोध क्षमता में भी कमी आ जाती है। सामान्य बीमारियां जैसे बुखार, उल्टी, दस्त, घेंघा रोग, रतौंधी इत्यादि भी उनकी मृत्यु का कारण बन सकती है। कुपोषण को कैसे पहचानें? शरीर का वृद्धि रुकना, खून की कमी होना, मांसपेशियां ढीली होना या सिकुड़ जाना, शरीर का वजन कम होना, हाथ पैर पतले और पेट बड़ा होना या शरीर का सूजन, कमजोरी महसूस करना, महिलाओं में खून की कमी का होना व लंबे समय से कम भोजन मिलने की वजह से उनका वजन लगातार कम रहता है। भारत के संविधान में सभी व्यक्तियों को जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। किसी व्यक्ति के लिए भी बिना पर्याप्त भोजन के जी पाना न केवल मुश्किल है बल्कि निरर्थक है।
आज भी हमारे देश में गरीबी, बेरोजगारी, भूख आदि से उत्पन्न कुपोषण जैसी समस्याओं से काफ़ी लोग ग्रसित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 40% महिलाओं एवं 30% पुरुषों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुपोषण के लक्षण पाए जाते हैं। रोजगार की तलाश। आज भी समाज में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता। ग्रामीण क्षेत्रों में कई कृषक मजदूर, बंधुआ मजदूर, भूमिहीन मजदूर एवं ऐसे मजदूर हैं जो जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर ही निर्भर हैं। पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग व छोटे व्यवसाय भी इस वर्ग में शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ग्रामीण लोग ही इस बीमारी के शिकार हैं। शहरों में भी ऐसे लोग हैं जिन्हें भरपेट भोजन नहीं मिल पाता। शहरी क्षेत्रों में इस वर्ग में ऐसे लोग शामिल हैं जो प्रायः कम वेतन वाले व्यवसायों और अनियमित श्रम बाजार में काम करते हैं। इन्हें केवल मौसमी कार्यों में ही काम उपलब्ध हो पाता है। इन्हें दैनिक मजदूरी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ये वर्ग रोजगार की दृष्टि से हमेशा असुरक्षित होता है क्योंकि इनकी आय या मजदूरी इतनी कम होती है कि वे मात्र जीवन निर्वाह ही मुश्किल से कर पाते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों का भूमि आधार कमजोर होता है या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता कम होती है। वे खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित है। गरीब लोगों की आय बहुत कम होती है जिससे वे सिर्फ जीवित ही रह सकते हैं। आय में वृद्धि के लिए काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है, फिर भी उनको रोजगार का समुचित अवसर नहीं मिल पाता। इसलिए सरकार अपने सामाजिक दायित्व के तहत गरीब लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए रोजगार योजनाएं चला रही है। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलाए जा रहे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पूर्व इसे मनरेगा के नाम से जाना जाता था। इसके तहत सरकार कार्य के इच्छुक लोगों को उनकी पंचायत क्षेत्र सीमा के आसपास एक वर्ष में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी देती है। इस योजना में ग्रामीण बेरोजगार अपने निकट स्थान पर काम की मांग कर सकते हैं। इस तरह की सरकारी योजनाएं ग्रामीण निर्धनता को कम करने का प्रयत्न कर रही है। खाद्य सुरक्षा के आयाम। देश में प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न उत्पादन और सरकारी अनाज भंडारों में खाद्यान्न का पर्याप्त स्टॉक। प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उचित मूल्य का खाद्यान्न उपलब्ध। लोगों के पास अपनी भोजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन उपलब्ध। भंडारण। भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से सरकार द्वारा लोगों को अनाज, गेहूं और चावल दिए जाते हैं। भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्न उत्पादन वाले राज्यों के किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से ही घोषित कीमतें दी जाती है। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले ही सरकार प्रत्येक वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। इसे बफर स्टॉक कहते हैं। भारतीय खाद्य निगम को इस बफर स्टॉक को सरकार राशन की दुकानों के माध्यम से समाज में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वित्त प्रणाली कहते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति को देख लेते हैं। राशन की दुकान पर सुबह सुबह लोगों की खूब भीड़ लगी थी। मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा था। लोग दुकानदार को ताने दे रहे थे, ब्लैक में बेचता होगा, और दुकानदार कहता है मैं कहाँ से लाऊं, मेरे घर पर तेल का कुआं है क्या, सरकार कोटा पूरा नहीं कर रही है और गाली मुझे सुननी पड़ रही है। अब अधिकांश क्षेत्रों, गांवों, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें हैं। बिहार में माह दिसंबर 2010 में कुल 42,471 राशन की दुकानें, जन वितरण प्रणाली की दुकानें कार्यरत थी।
इन दुकानों में सरकार के द्वारा खाद्यान्न के अलावा मिट्टी का तेल भी कम दाम पर बेचा जाता था। इसके तहत राशन कूपन और केरोसिन तेल कूपन से कोई भी परिवार प्रति माह इनकी एक निश्चित मात्रा निकटवर्ती राशन की दुकान से खरीद सकता था। सरकार की ओर से बीपीएल परिवारों के लिए अनुदानित दर पर 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर से खाद्यान्न का मासिक आवंटन प्राप्त होता है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत 5.22 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम गेहूं एवं 6.78 रुपये प्रति किलो की दर से 15 किलोग्राम चावल प्रति परिवार प्रति माह उपलब्ध कराया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रारंभ में यह प्रणाली सबके लिए थी। निर्धनों और गैर निर्धनों के बीच कोई भेद नहीं किया जाता था, लेकिन अब इसमें निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए वस्तुओं का अलग अलग मूल्य रखा जाता है। FCI काश हम चूहे होते, हम भूखे तो ना रहते। इस प्रणाली ने देश के अनाज की अधिक पैदावार वाले क्षेत्रों से अनाज को खरीदा है। यहाँ पर मध्याह्न भोजन योजना के बारे में बताया गया है। यह सरकार द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके तहत बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए विद्यालय में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना होता है। कम पैदावार वाले क्षेत्रों में खाद्य पूर्ति के माध्यम से अकाल और भूखमरी की व्यापकता को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त आमतौर पर इससे निर्धन परिवारों के पक्ष में कीमतों पर रोक भी लगाई जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अनेक आधारों पर कड़ी आलोचना का सामना भी करना पड़ता है। गरीबी रेखा। भारत सरकार उन लोगों को गरीबी रेखा से नीचे मानती है जो उसके द्वारा निर्धारित न्यूनतम आर्थिक स्तर के नीचे हो। ये लोग सरकारी मदद जैसे कम दाम पर खाद्य प्राप्त करने के हकदार होते हैं। अलग अलग राज्य इसे तय करने के अलग अलग तरीके अपनाता है। यह रेखा ग्राम और शहर निवासियों के लिए भी होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया है। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये लेक्चर सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।